विभिन्न शिक्षक मित्रों और बच्चों के अनुरोध पर गृह विज्ञान होम साइंस का मॉडल सेट 2 विभिन्न गेस्ट पेपरों की सहायता से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार किया गया है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। वीडियो को गृह विज्ञान के विद्यार्थियों तक जरूर इसको शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सेट 2 में गृह विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, शाला पूर्व अवस्था किसे कहते हैं। तो बच्चे के जन्म के बाद से लेकर उसके स्कूल जाने के पूर्व की अवस्था को शाला पूर्व अवस्था कहा जाता है। यह अवस्था 1 से 3 वर्ष के बीच की होती है। दूसरा है, संवेग क्या है। तो व्यक्ति के व्यवहार में किसी न किसी अंश में संवेग अवश्य मौजूद रहते हैं। संवेग एक ऐसी क्रिया है जो बच्चे की प्रसन्नता को बढ़ाने के साथ साथ उसकी क्रियाशीलता को भी बढ़ाते हैं। तीसरा है, ज्वर कितने प्रकार के। तो ज्वर मतलब बुखार। तो ज्वर उसे कहते हैं जब एक व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है। ज्वर का मुख्य कारण संक्रामक रोग तथा कुपोषण ही होता है। ज्वर 3 प्रकार का होता है। अल्पकालीन ज्वर, यह ज्वर कम समय के लिए परंतु तेज होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा, खसरा, निमोनिया, गलसोधा, सामान्य सर आदि। दीर्घकालीन ज्वर, ऐसा ज्वर लंबे समय तक चलता है पर तापमान अधिक नहीं होता। तीसरा है अंतरकालीन ज्वर, यह ज्वर अंतराल पर चढ़ता है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड आदि। क्वेश्चन 4 है, 3 साल के बालक की औसत लंबाई क्या है। तो 3 साल के बालक की औसत लंबाई 34 से 36 इंच होती है। 5वां है, शिशुओं के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है। तो शिशुओं के लिए सर्वोत्तम आहार माता का दूध है। टीकाकरण से आप क्या समझते हैं। तो व्यक्ति को रोग व मृत्यु से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए तथा संक्रामक रोगों के प्रभाव से बचाने के लिए समय से पूर्व ही प्रतिरक्षित करना टीकाकरण कहलाता है। क्रियात्मक विकास का महत्व बताएं। तो शिशुओं में मांसपेशियों और हड्डियों द्वारा विभिन्न कार्य करने की क्षमता का विकास होना क्रियात्मक विकास कहलाता है। क्रियात्मक विकास का महत्व बच्चे के लिए विशेष रूप से अधिक है, क्योंकि इस विकास से बच्चों में मांसपेशियों और हड्डियों के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। क्रियाकलाप विकास से शिशुओं में धीरे धीरे समुचित रूप से कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आय में अंतर स्पष्ट करें तथा दोनों का एक एक साधन बताएं। तो प्रत्यक्ष वास्तविक आय, सेवाओं के बदले में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाली सुविधाएं तथा वस्तुएं प्रत्यक्ष वास्तविक आय कहलाती है। उदाहरण के लिए रहने के लिए घर, टेलीफोन, यूनिफॉर्म। गांव में कई बार जमींदार भूस्वामी गरीब किसानों को खेत के लिए अपनी जमीन दे देते हैं और बदले में उपज का एक निश्चित हिस्सा ले लेते हैं। यह प्रत्यक्ष वास्तविक आय का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष वास्तविक आय, तो यह आय परिवार के सदस्यों के गुणों द्वारा प्राप्त होता है। किसी विशेष ज्ञान अथवा किसी कार्य में निपुणता भी घर में होने वाले खर्चों में कटौती कर देती है और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से आय प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए गृहिणी का किचन का ज्ञान, गार्डन का शौक सब्जियों में हुए खर्चों की कटौती तो करता ही, साथ ही परिवार को ताज़ी तथा पौष्टिक सब्जियां भी उपलब्ध कराता है। 9वां है, किशोरावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है। तो किशोरावस्था तीव्र गति से वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। यह अवस्था लगभग 12 वर्ष से 20 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था के बाद बच्चे युवा अवस्था में आ जाते हैं। उनके मानसिक और शारीरिक स्थिति में विकास होने लगता है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास होने से उनमें ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। शरीर में ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए संतुलित भोजन का सेवन करना आवश्यक है। ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए समुचित रूप से आहार का आयोजन होना चाहिए। संतुलित भोजन करने से किशोर बच्चे में ऊर्जा बढ़ती है, परिणाम स्वरूप उसका शरीर और मानसिक विकास सही ढंग से होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भोजन पकाने, परोसने और खाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो खास स्वच्छता के नियम, संदूषण केवल घर में ही नहीं अपितु खेतों में जहां पर खाद्य पदार्थ उगते हैं, संग्रहालयों में अथवा गोदामों में जहां खाद्य पदार्थ संग्रह किए जाते हैं, दुकानों, भोजनालयों आदि में भी होता है। अतः इन सभी जगहों पर भी खाद्य स्वच्छता का अत्यंत महत्व है। भारत में सभी स्थानों पर स्वच्छता का स्तर बहुत ही शोचनीय है। तो पहला है, खेतों में उत्पादन के समय स्वच्छता होना चाहिए, संग्रहालयों अथवा गोदामों में स्वच्छता, बाजार में दुकानों की स्वच्छता, घर में खाद्य भंडारों की स्वच्छता, रसोई घर की स्वच्छता, बर्तनों की स्वच्छता, भोजन पकाने की स्वच्छता, भोजन परोसने की स्वच्छता और भोजन खाते समय स्वच्छता।
11 क्वेश्चन है, कौन से खनिज लवणों का माता के आहार में रहना आवश्यक है? तो माता के आहार में खनिज लवणों का रहना आवश्यक है। खनिज लवण शरीर की मांसपेशियों के उचित संगठन और शरीर की क्रियाओं को नियमित रखने के लिए आवश्यक है। गर्भावस्था में कैल्शियम लौह पदार्थ की आवश्यकता अधिक हो जाती है। हरे पत्तेदार सब्जियां, मांस, कैल्शियम और फास्फोरस युक्त पदार्थ, दूध, पनीर, मछली, अंडा, रसदार फल, शलजम और सोयाबीन माता के आहार में रखने से खनिज लवणों की पूर्ति होती है। 12 तरलता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो गृह विज्ञान में मानवीय जीवन के आहार के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। बच्चे, युवक तथा बूढ़े सभी लोगों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है। शरीर को स्वस्थ और कार्यशील बनाए रखने के लिए संतुलित भोजन का होना आवश्यक है। भोजन में तरल पदार्थों के सेवन से संबंध में तरलता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। भोजन में तरल पदार्थों के सेवन के संबंध में तरलता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। भोजन में तरल पदार्थों के मौजूद रहने के नियम को ही तरलता का सिद्धांत कहा जाता है। तरलता के सिद्धांत के अंतर्गत पानी, दूध तथा जूस पदार्थों को शामिल किया जाता है ताकि वह पदार्थ शीघ्र सुपाच्य हो। आयु और शरीर की बनावट के आधार पर तरलता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्परिणाम लिखिए। तो आज के महंगाई के युग में मिलावट करना एक साधारण सी बात बन गई। व्यापारी वर्ग अपने थोड़े से लाभ के लिए कितने ही मनुष्यों के स्वाद के साथ खिलवाड़ करता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करना एक सामाजिक तथा अनैतिक कार्य है, जिसके कारण कई बार मनुष्यों को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ जाता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट होने के कारण उपभोक्ता पर निम्न कुप्रभाव पड़ते हैं। पहला, खाद्य पदार्थ के क्रय के लिए उपभोक्ता को अधिक मूल्य देना पड़ता है, क्योंकि शुद्ध खाद्य पदार्थ में उससे मिलते जुलते सस्ते पदार्थ मिलाए जाते हैं। उपभोक्ता जब मिलावटी खाद्य खरीदता है तो मिलावट के कारण उस खाद्य पदार्थ की पौष्टिकता भी कम हो जाती है। उदाहरण के लिए दूध में पानी मिलाने से मिलावटी दूध की मात्रा तो बढ़ जाती है, लेकिन उसकी पौष्टिकता कम हो जाती है। तीसरा, कई बार मिलावट किए जाने वाले पदार्थ के संदूषण होने के कारण खाद्य पदार्थ भी विषाक्त हो जाता है। जैसे शराब में विषैली स्पिरिट या वार्निश मिलाने से वह शराब विषाक्त हो जाता है, मृत्यु का कारण बनती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, लेबल क्या है? एक अच्छे लेबल के गुण लिखिए। तो डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ, औषधियों, श्रृंगार सामग्री पर स्पष्ट लेबल होने चाहिए, जिसमें उसकी संख्या, तौल, वजन आदि का पूर्ण विवरण अंकित हो। लेबल की परिभाषा: लिखित, मुद्रित, छिद्रित, अस्तेसिल की गई, खोदकर लिखी गई अथवा मोहर लगी हुई सामग्री किसी भी डिब्बा या पैकिंग पर लेबल लगाते हैं। इससे उपभोक्ता को उस भोज्य पदार्थ के बारे में स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी जाती है जो उस डब्बे में, पैकेज में बंद है। एक अच्छे लेबल के विभिन्न गुण होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला, लेबल स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए। दूसरा, लेबल भोज्य पदार्थों और औषधियों तथा श्रृंगार सामग्रियों के अनुकूल होना चाहिए। तीसरा, लेबल ऐसा होना चाहिए जो वस्तु स्थिति को सही जानकारी देता हो। चौथा, लेबल में सही सूचना प्रदर्शित होना चाहिए। पांचवा, लेबल की पैकिंग साफ सुथरा स्पष्ट होना चाहिए। माता को किन किन खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए? तो माता को विभिन्न खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए जो निम्नलिखित है। पहला, अनाज। इससे माता को कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। माता को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए आटा, चावल, चना इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। दाल, यहाँ होगा दाल। माता को अपने भोजन में विभिन्न दालों का उपयोग करना चाहिए, जैसे अरहर, मूंग, मसूर तथा चना दाल इत्यादि। सब्जियाँ, माता को हरी पत्तेदार सब्जियाँ तथा जड़ वाली सब्जियों का उपयोग अधिक करना चाहिए, जैसे पालक का साग, भिंडी, परवल, लौकी, गाजर तथा मूली का प्रयोग करना चाहिए। माता को समुचित मात्रा में प्रोटीन और कैलोरीज प्राप्त करने के लिए समुचित खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। गुड़ और चीनी का समुचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। रसदार फलों का उपयोग करना चाहिए। समय समय पर गाय के दूध का भी सेवन करना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, रंग व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं? तो रंगों से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर गहरी छाप और प्रभाव पड़ता है। उनसे आपको खुशी, दुख, उदासीनता, आदर, गांधीर्य और आनंद का भरपूर अनुभव होता है। आप रंग की किसी व्यक्ति विशेष से तुलना कर सकते हो सकता है आपने अपना परिधान किसी विशेष अवसर पर पहना हो और भरपूर आनंद उठाया हो। आप उस परिधान को अपना सबसे भाग्यवान परिधान और रंग को अपना पसंदीदा रंग कहेंगे। रंगों का मनोवैज्ञानिक, दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि रंगों का भावनाओं पर प्रभाव। तो पीला रंग हम लोग को खुशी, आत्मीयता और रूप हलापन बताता है। लाल है उत्तेजक, जिंदा दिल, रोमांचक। नारंगी है प्रश्नचित्र, हर्षयुक्त। हरा है मैत्रीपूर्ण, हर्षित, शांति देने वाला। नीला रंग है गंभीर, शांत, चुपचाप, ठहरा हुआ। जामुनी है प्रतिष्ठित, प्रभावशाली, वैभवशाली। सफ़ेद है साफ, स्वच्छ, विकार रहित। काला है प्रतिष्ठित, पुराना और वैभवशाली। क्या आप जानते हैं कि सुरक्षा के साथ साथ कौन सा रंग जुड़ा है? लाल बत्ती ठहरने की
जबकि हरी बत्ती चलने का संकेत देती है। परिधानों में रंगों का महत्व। रंग का महत्व प्रत्येक विषय में रहा है। यह महत्व रंगों का संवेग से सीधा संबंध होने के कारण होता है। रंगों के उचित चयन द्वारा व्यक्तित्व के शालीन, चंचल आदि भाव आसानी से दर्शाए जा सकते हैं। रंगों का चयन करते समय निम्नलिखित तत्वों के प्रभाव को नहीं भूलना चाहिए। पहला आयु, दूसरा है त्वचा का रंग, तीसरा आकृति, चौथा स्वभाव, फिर अवसर, व्यक्तित्व और फैशन। रंगों के उपलब्ध। विभिन्न शेड में से हम सभी को कोई ना कोई शेड अपनी रुचि, भाव तथा व्यक्तित्व के अनुरूप मिल ही जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, वस्त्रों को घर पर धोने के चरण लिखिए। तो वस्त्रों की धुलाई के समान चरण। मैला होने पर वस्त्रों को शीघ्र धोना चाहिए। विशेषकर त्वचा के संपर्क में आने वाले वस्त्रों को हर बार पहनने के पश्चात धोना चाहिए। मैले वस्त्रों को दोबारा पहनने से उनमें उपस्थित मैल कपड़े पर जम जाती है और फिर उसे साफ करना मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त कपड़े द्वारा सोखा पसीना भी उसके रेशे को क्षति पहुंचाता है। दूसरा, मैले वस्त्रों को उतार कर किसी एक जगह पर टोकरी अथवा थैले में डालकर रखना चाहिए। मैले वस्त्रों को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, अन्यथा धोते समय इकट्ठा करने में परेशानी होती है और समय भी लगता है। तीसरा है, धोने से पूर्व कपड़ों को उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग कर लेना चाहिए। जैसे सूती, रेशमी व ऊनी कपड़ों को अलग अलग विधि द्वारा धोया जाता है। इसी प्रकार सफ़ेद व रंगीन कपड़ों को भी अलग अलग करना आवश्यक है, क्योंकि यदि थोड़ा बहुत रंग भी निकलता हो तो सफ़ेद कपड़े खराब हो जाते हैं। चौथा, धोने से पूर्व फटे कपड़ों की मरम्मत कर लेनी चाहिए तथा उन पर लगे धब्बों को दूर कर लेना चाहिए। पांचवा, धोने के लिए वस्त्र के कपड़े की प्रकृति के अनुरूप साबुन अथवा डिटर्जेंट का चयन करना चाहिए। छठा है, वस्त्र को अधिक आकर्षण बनाने के लिए प्रयोग में आने वाली अन्य सामग्री का चयन भी कर लेना चाहिए, जैसे रेशमी वस्त्रों के लिए सिरका, गोंद आदि। सातवां, वस्त्रों को धोने से पूर्व धोने के लिए प्रयोग में आने वाले सभी सामान को एकत्रित कर लेना चाहिए। आठवां, वस्त्रों की प्रकृति के अनुरूप धोने में सही सही विधि का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ कपड़े जैसे रेशम अधिक रगड़ सहन नहीं कर पाते हैं, अतः इन्हें हाथों के कोमल दबाव से ही धोना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, साबुन और डिटर्जेंट के लाभ और हानियाँ लिखे। तो रासायनिक रूप में साबुन वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं या सोडियम एसिडेट, सोडियम ओलिएट, सोडियम फास्मेटेट के रूप में पाए जाते हैं। ये कठोर जल के साथ पर्याप्त झाग नहीं उत्पन्न करते हैं। डिटर्जेंट की रासायनिक संरचना सोडियम लोच सल्फेट अथवा सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। ये कठोर जल के साथ भी पर्याप्त झाग देते हैं। इसके लाभ और हानियाँ निम्नलिखित है। साबुन और डिटर्जेंट है, इधर है अपमार्जन। रासायनिक रूप से यह वसीय अम्लों के लिए सोडियम लवण होते हैं और यह सल्फ्यूरिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। दूसरा है, यह कठोर जल के साथ पर्याप्त झाग नहीं देते हैं, जबकि डिटर्जेंट है सो ये कठोर जल के साथ पर्याप्त झाग देते हैं। तीसरा, यह त्वचा को अधिक संक्षारित प्रभावित करते हैं और ये त्वचा को कम प्रभावित करते हैं। ये वस्त्रों के तानों रेशों में जम जाते हैं, ये वस्त्र के रेशों में नहीं जमते हैं। पांचवा है, ये जैव विघटित होते हैं, ये जैव विघटित नहीं होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है गृह विज्ञान सेट 2 का, जीवन बीमा और पोस्ट ऑफिस में निवेश करने के क्या लाभ तथा हानियां हैं, वर्णन करें। तो जीवन बीमा अनिवार्य बचत करने का एक उत्तम साधन है। इसके अंतर्गत बीमादार अपनी आय में से कुछ बचत करके अनिवार्य रूप से एक निश्चित अवधि तक धन विनियोजित करता है। अवधि पूरी होने पर बीमादार को जमा धन और उस पर अर्जित बोनस प्राप्त होता है। इस योजना की प्रमुख विशेषता यह कि यदि बीमादार की आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो बीमादार द्वारा नामांकित व्यक्ति को बीमे की पूरी राशि बोनस सहित मिल जाती है। इसलिए यह योजना जोखिम उठाती है, अनिश्चितता को निश्चितता में बदल देती है। जीवन बीमा के लाभ। बीमाधार जीवन बीमा को निम्न लाभों के कारण अपनाता है। पहला, परिवार संरक्षण। जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य बीमादार के परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, विशेष तौर पर जब बीमादार की आकस्मिक मृत्यु हो जाए। दूसरा, वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता हेतु अवकाश प्राप्ति या वृद्धावस्था में इस योजना से प्राप्त धन का विनियोजन कर ब्याज इत्यादि से बीमादार आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो जाता है। तीसरा है, बच्चों की शिक्षा या विवाह हेतु इस योजना में लगाया गया धन बच्चों के बड़े होने पर उनकी शिक्षा एवं विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त होते हैं। चौथा है, संपत्ति कर की व्यवस्था। बीमादार की मृत्यु के बाद संपत्ति कर देने के लिए बीमा योजना द्वारा मिला धन राहत देता है। आयकर में छूट। बीमादार अपनी आय का जो अंश बीमा योजना पॉलिसी की किस्त चुकाने के लिए देता है उस पर उसे आयकर में छूट मिलती है।
डाकघर बचत बैंक। तो बैंक की सुविधा देश के प्रत्येक गांव तक नहीं पहुंचती है, परंतु डाकघर की सुविधा देश के प्रत्येक राज्य के गांव-गांव में होने के कारण डाकघर बचत खाता चालू किया गया है। भारत सरकार ने इसके द्वारा बचत की आदत को प्रोत्साहित किया गया है। 2 व्यक्ति, परंतु उनमें से एक बालिग अथवा संयुक्त रूप से अपना खाता खुलवा सकते हैं। डाकघर बचत खाते का हस्तांतरण भी करवाया जा सकता है। इस खाते पर ब्याज पर आयकर नहीं देना पड़ता है। डाकघर के नियम के संपूर्ण भारत में एक समान है। खाते की न्यूनतम रकम 5 रुपया है या कम राशि से खोला जा सकता है। डाकघर पहला, डाकघर में छपे फॉर्म को भरकर कोई भी व्यक्ति या अधिक व्यक्ति संयुक्त खाता 5 रुपये जमा करके खोल सकता है। दूसरा, 18 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए अभिभावक या खाता खोल सकते हैं। तीसरा, डाकघर खाते में भी चेक की सुविधा दी जा सकती है। चेक बुक लेते समय जमाकर्ता के खाते में कम से कम 100 रुपया होना चाहिए तथा कभी भी खाते में 50 रुपया से कम नहीं होना चाहिए। चौथा, खाता खोलने पर एक पासबुक दी जाती है जिसमें जमा की गई तथा निकाली गई राशि का पूरा लेखा जोखा होता है। यदि यह पासबुक खो जाता है तो 5 रुपया देकर दूसरी पासबुक ली जा सकती है। पाँचवा, डाकघर में पैसा बैंक, मनी ऑर्डर, ड्राफ्ट तथा नकद के रूप में जमा करवाया जा सकता है। इस खाते की एक विशेषता यह है कि मुख्य डाकघर के अधीन जिस डाकघर में खाता खोला गया है उसके अधीन किसी भी डाकघर में भी पैसा जमा करवाया जा सकता है। यदि किसी उप डाकघर में खाता खोला हो तो मुख्य डाकघर में भी पैसा जमा करवाया जा सकता है, परंतु पैसा केवल उसी डाकघर उप डाकघर से निकलवाया जा सकता है जहां पर खाता खोला गया है। छठा है, डाकघर खाते में वर्तमान ब्याज की दर 5.5% है। सातवां, धन निकालते समय निश्चित फॉर्म भरकर पासबुक के साथ डाकघर में दिया जाता है। लिपिक फॉर्म पर किए गए हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर से मिलान करने पर राशि का भुगतान करता है। यदि हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर से भिन्न हो तो राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक कि कोई व्यक्ति जो डाकघर में जमाकर्ता को पहचानता हो या गवाही ना दे दे। और आठवां, खाता खोलने के 3 मास बाद यह खाता किसी भी डाकघर में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।